सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो लेट्स बिगिन. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. हमारे जो होल्स हैं नोज में उसे हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. तो हमारे पास कितने नॉस्ट्रिल्स हैं? आप जानते हो हमारे पास दो नॉस्ट्रिल है. सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. एक्सटर्नल क्योंकि ये बॉडी के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, ओपनिंग आउट above the upper lips. Yes, we all know this. it leads to it leads to a nasal chamber through the nasal passage. हमारा जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद आता है हमारा नेजल पैसेज, यानी कि आप जानते हो वो पैसेज, वो रास्ता. उसके बाद पैसेज के बाद हमारा नेजल चैम्बर आता है. ठीक है, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स. ये पाथवे है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है, नॉस्ट्रिल के बाद जो है हमारा नेजल पैसेज आता है, नेजल पैसेज के बाद हमारा नेजल चैम्बर आता है, नेजल चैम्बर के बाद हमारा फेरिंग्स आता है. जो आप जानते हो कि कॉमन स्पेस है, कॉमन पाथवे है फूड और एयर दोनों के लिए, जो लिखा भी हुआ है. फेरिंग्स इज अ पोर्शन ऑफ विच is the common passage for the food and air both. The pharynx open through the larynx. Larynx is the sound box, you know all. ठीक है, तो pharynx open through the larynx. तो pharynx के बाद क्या आता है हमारा larynx into the trachea, और फाइनली कहाँ पे खुल जाता है? ट्रैकिया में खुल जाता है. यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिख रहा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. लैरिंक्स दिख रहा है, दिस इज द वॉइस बॉक्स लैरिंक्स, और जो कि खुलता है किसमें? ट्रैकिया में. ये क्या है? इसको हम विंड पाइप बोलते हैं. और आपको पता है ट्रैकिया फिर टूट जाता है. ठीक है, पहले ट्रैकिया जो है वो बाइफर्केट होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस, और ब्रोंकस के फिर बाइफर्केशन से उसके ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से, ठीक है, एल्वियोलाई. यहाँ पे ब्रोंकियोल लिखा हुआ है, एल्वियोलाई भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझते चलना है, ये पाथवे को बस बता रहा है. ठीक है, तो हमारा जो लैरिंग्स है वो क्या है? अब ये लैरिंग्स के बारे में कुछ बता रहा है. ठीक है, तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेज का बना हुआ है, हम जानते हैं. जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो हाइलिन कार्टिलेज का होता है वॉइस बॉक्स में. ऐसे बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, सिर्फ हाइलिन नहीं होता, बट मैक्सिमम अमाउंट कोई पूछे तो आप हाइलिन कार्टिलेज बोलोगे. तो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन. साउंड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स. ठीक है, ड्यूरिंग swallowing, यानी कि जब भी हम खाने को निगलते हैं तो क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो है फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के बगल बगल में होता है. अगर आप बोले कि हमारा वेंट्रल सरफेस है और ये हमारा डॉर्सल सरफेस है, तो वेंट्रली हमारा विंड पाइप होता है और उससे डॉर्सल होता है हमारा फूड पाइप. तो ये कहना क्या चाहता है कि जब भी हम खाने को निगलते हैं तो ये खाना निगलते टाइम विंड पाइप में ना चला जाए, फूड पाइप में ही जाए. उससे प्रिवेंट करने के लिए विंड पाइप के पास अपना एक कवरिंग होता है, अपना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग swallowing द ग्लॉटिस, व्हाट इज ग्लॉटिस? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप. ये पतला है, थिक नहीं है, ये पतला है, ये इलास्टिक है ताकि ये अपना शेप रिटेन कर सके, क्योंकि इसको बहुत मूव करना है. तो मूव करते करते अगर ये इन इलास्टिक होता तो ये ब्रेक कर जाता है. इलास्टिक चीजें ब्रेक नहीं करती. सो इट इज कवर्ड, व्हाट इज कवर्ड? द ग्लॉटिस, द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप. एज वी ऑल नो दैट हमारे बॉडी में कोई भी इलास्टिक स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज का ही बना होता है. हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स होते हैं. ठीक है, सो सिंस दिस इज इलास्टिक, दिस मस्ट बी अ कार्टिलेजिनस फ्लैप. as we knew that the wind pipe itself is made up of so many cartilage, the maximum of which is hyaline cartilage, but the opening of the windpipe is covered by another cartilaginous flap that is also very highly elastic. ठीक है, called epiglottis. So कोई पूछे what is the covering of glottis, you must say that it is a epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. खाना larynx में ना चला जाए, वॉइस बॉक्स में ना चला जाए. खाने को जाना है गलेट में, फूड पाइप में. वॉइस बॉक्स में किसको जाना है? एयर को. ठीक है, तो खाना ना जाए उससे प्रिवेंट कौन करता है? हमारा एपिग्लॉटिस. ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है. ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब और जस्ट स्ट्रेट पाइप एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी. आप जानते हो आपके बॉडी में कैविटी है, ये हेड है, ये थोरैक्स है, और फिर यहाँ पे डायफ्राम होता है और उसके नीचे क्या रहता है? एब्डोमेन. ये थोरैक्स है और ये हेड है. तो क्या क्या रहा है? ये सवाल आ सकता है कि ट्रैकिया जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो आप बोलोगे थोरैसिक कैविटी के भी मिड में, एंड ऑफ थोरैसिक में नहीं, मिड ऑफ थोरैसिक कैविटी, राइट. और ये डिवाइड करता है ब्रोंकस में. कहाँ पे? तो आपसे लेवल पूछा जाएगा, किस लेवल पे, किस वर्टिब्रा के सामने. तो आप बोलोगे पांचवें थोरैसिक वर्टिब्रा के सामने. जैसे कि आप जानते हो कि आपके बॉडी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक वर्टिब्री है. तो किस थोरैसिक वर्टिब्री पे आपका जो है विंड पाइप जो है वो बाइफर्केट करता है, टूटता है, और आपका क्या बनाता है?
ब्रोंकस। तो आप क्या उसका आंसर दोगे? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा कहाँ पे पाया जाता है? आप बोलोगे थोरैकिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के मिड में, ठीक है। इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी क्यों कहा? क्योंकि अभी ब्रोंकाई फिर से फर्दर टूटेगा, बाइफोकेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई का जो बाइफोकेशन होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, ठीक है। एट each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and then bronchioles. And bronchioles end up in very thin terminal bronchioles. जैसे जैसे bifurcation हो रहा है, जो वॉल है वो अल्टीमेटली थिन होता जा रहा है। सबसे लास्ट वाला जो है, जो डिवीजन का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो एल्वियोलाई जो कि थिनेस्ट है, तभी उससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सकता है। तो कोई पूछे कि ब्रोंकाई कब तक डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? टर्शियरी ब्रोंकाई तक वो डिवाइड करता है। और ब्रोंकियोल्स जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स और फिर अल्टीमेटली लास्टली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। टर्शियरी के बाद भी इसके पास होता है, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। द ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया दैट इज द विंड पाइप, the primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles. What do you mean by initial bronchioles? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पहले जो भी आता है उसको आप इनिशियल ब्रोंकियोल्स में लोगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तक को आप ले सकते हो इनिशियल ब्रोंकियोल्स में। ये सारे के सारे सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के। ये आपका पाइप है तो ये बस एक साइड से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा पकड़ा हुआ रहता है। अगर आप पाइप को पकड़ोगे नहीं, खींच के नहीं रखोगे तो ये कोलैप्स कर जाएंगे एक दूसरे पे, टच हो जाएंगे, तो कोलैप्स कहते हैं उसको। तो कोलैप्स ना हो जाए, आप सांस जब रोके भी हुए हो उस टाइम लंग्स में तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर आप काफी देर तक सांस लिए हुए तो आपके पैसेज से हवा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकता है। एलिमिनेट होने के बावजूद भी कोलैप्स ना हो, इसलिए वहां पे नेचर ने इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स दिए हैं। अगर ये कंप्लीट होते तो ये आपके पाइप को पकड़ नहीं पाते, इनकम्प्लीट है इसलिए होल्ड करके रखते हैं। कोई पूछे कहाँ तक होता है तो आप बोलोगे कि ये आपका इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई के पास नहीं होता है। तो यहाँ से दो सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि किस वर्टिब्रा पे ये डिवाइड करता है आपका जो विंड पाइप है। आप बोलोगे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे क्या क्या बनाता है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर से टूट के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स बनाता है। जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स हैं और एल्वियोलाई है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स, उसके पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होता है, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, सी हियर, वेरी थिन, द bronchioles were itself thin, right? But you can see here very thin terminal bronchioles, it has been written here। लेकिन अब bronchioles के टूटने से क्या बना? alveoli, जो कि very thin है, बहुत thin है। क्यों? क्योंकि अब gases exchange होना है through diffusion। तो जितना कम उसका बैरियर होगा, जितना पतला उसका बैरियर होगा, उतने इजिली वो क्या कर पाएगा? उसको क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure। बैग लाइक क्यों? क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड है, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब बैग लाइक क्या कि ये कोई भी चीज को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे किस चीज को होल्ड करता है? तो एयर को होल्ड करता है। ये वस्कुलराइज्ड है क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल्स है इसके चारों तरफ, इसलिए वस्कुलराइज्ड है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एयर को होल्ड कर सकता है। इरेगुलर वॉल्ड इसलिए क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, क्योंकि ब्रोंकाई भी जो है वो टूट रहा है, ब्रांचेस हैं उसके, ब्रोंकियोल्स के भी ब्रांचेस है, एल्वियोलाई भी, यानी ये पूरा का पूरा जो ब्रांचिंग नेटवर्क है यही क्या बनाता है? आपका लंग्स मिलके, यही सब मिलके आपका लंग्स बनाता है, राइट। अब कोई पूछे कि आपके पास कितने लंग्स है तो आप बोलोगे कि हमारे पास दो लंग्स है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा, ठीक है, विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। जो लंग्स का, अगर ये आपका लंग्स है, अगर अगर आप मान लीजिए कि दिस इज योर लंग्स, तो ये जो लंग्स है इसके ऊपर, जो आपका लंग्स है इसके ऊपर क्या होता है? एक डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस तरीके का डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। इस सॉरी इसको हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और इस प्लूरा में ये डबल लेयर्ड कवरिंग है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और इस प्लूरा में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर इधर से जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, ठीक है, इसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो अंदर वाला है ग्रीन वाला, इसको हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोई बोले कि लंग्स जो है वो, उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है अपार्ट फ्रॉम द रिब केज, तो आप बोलोगे कि हमारा लंग्स जो है उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारा प्लूरा, ठीक है। प्लूरा में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड आखिर होता क्यों है? ताकि जो लंग्स का सरफेस है, जो रेड वाला लंग्स है, रेड रेड वाला जो लंग्स है, ये यही एक्चुअली में लंग्स है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि हम अपने थोरेसिक कैविटी को बढ़ा और घटा सकते हैं जब हमें इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करना होता है। तो उस केस में लंग्स का जो सबसे आउटर लेयर है वो जो है फ्रिक्शन से डैमेज ना हो जाए हमारे रिब केज के कांटेक्ट में आने से, इसलिए वहाँ पे फ्लूइड होता है। क्योंकि फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये आप अपने डेली लाइफ से भी देख के रिलेट कर पा रहे होगे। ओके, आप कोई पूछे कि आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जो है विजुअलाइज करो फोटो को ही, तो आपको समझ में आएगा कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में, इट इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, थोरैक्स का जो लाइनिंग है उसके कांटेक्ट में है। लेकिन जो अंदर वाला इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इट इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स सरफेस, लंग्स के सरफेस से कांटेक्ट में ये होता है। हम इस बारे को फिगर को भी देख लें कि हमारा जो है वो क्या है। ये जो है ये हमारा लैरिंग्स है जिसको हम कहते हैं कि वॉइस बॉक्स है। ये हमारा लैरिंग्स है, दिस इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये जो है लैरिंग्स के ऊपर का कवरिंग है, आपको पता है लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, तो ग्लॉटिस के कवरिंग को एपिग्लॉटिस बोलेंगे। ये हमारा विंड पाइप है, आप देख पा रहे हो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक करते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के पास ये नहीं होते, आप देख सकते हो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और उसके बाद ये एल्वियोलाई है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई पे नहीं दिख रहा है, बाकी आपको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स पे ये दिख रहा है, ठीक है। आपका जो ब्रोंकस है ये कहाँ पे डिवाइड करता है, आप इसको एक बार मेमोराइज करो। आपका जो मिड थोरैसिक कैविटी है एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां पे ये जो है डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कट इन ऑफ रिब्स। यहाँ पे कट इन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम जो ये व्यू देख रहे हैं ये हम एक सेक्शनल व्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे मान लो कि हमने लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया है लंग्स को, लॉन्गिट्यूडनली यानी कि इन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कट किया है तो हमें लंग्स इस तरह का दिख रहा है, और ये जो है रिब्स है, लेकिन रिब्स का एक कट इन है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं किसका, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे आपको लेफ्ट लंग भी शो किया गया है। अच्छा, यहाँ पे सेक्शनल व्यू जो है मतलब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसका आपको अंदर से पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, शो किया हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन आप पढ़ चुके हो, कितने होते हैं? 2 इन नंबर होते हैं। और यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली शो भी कर रखा है इसने कि यहाँ पे 2 हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 इसने एरो से भी दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है ये आपका एल्वियोलाई है। इन दोनों के बीच में जो भरा होता है वो आपका फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और ये आपका अल्टीमेटली ब्रोंकियोल है यहाँ पे, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आप जानते हो रिस्पिरेटरी पैसेज में सबसे बाहर में आपको बताया था इसने, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि क्या है आपका सबसे बाहर में, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. Very nice, this can be asked. What is the conducting part and what is the respiratory or exchange part of your lungs or of your respiratory system? तो आप बोलोगे कि एकदम लास्ट वाले ब्रोंकियोल तक जो है वो कंडक्ट करने वाला पार्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है, उसका कोई काम नहीं है गैसेस एक्सचेंज में। बट द एल्वुलाई एंड एल्वुलाई का जो डक्ट्स है वो क्या करता है, दे फॉर्म द रिस्पिरेटरी और द मेन गैसेस एक्सचेंज, जो कि यहीं पे होता है द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो कोई पूछे कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, आप बोलोगे एक कंडक्ट करने वाला पार्ट है और एक एक्सचेंज करने वाला पार्ट है, रिस्पिरेशन करने वाला। मेन रिस्पिरेशन इसी के थ्रू हो पाता है, क्योंकि जब तक एक्सचेंज नहीं हो तब तक ब्लड में गैस जाएगा नहीं, और जब तक ब्लड में गैस जाएगा नहीं तब तक सेल के पास गैस जाएगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, और जब तक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक रिस्पिरेशन होगा नहीं। तो दिस इज द मेन रिस्पिरेटरी पार्ट और द मेन एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि रिस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज जरूरी है। बट द कंडक्टिंग पार्ट विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिस्पिरेशन डायरेक्टली और द एक्सचेंज डायरेक्टली, बट यस द कंडक्टिंग पार्ट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिस्पिरेशन, क्योंकि जब तक कंडक्ट नहीं होगा तब तक एक्सचेंज तो दूर की बात है, राइट।
द कंडक्टिंग पार्ट नाम से पता चल रहा है करता क्या, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेयर के एयर को एल्वियोलाई तक, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। क्योंकि आपको पता है कि आपके रिस्पिरेटरी पैसेज में म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस है, तो वो क्या करता है फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। उसके अलावा हेयर भी है, हेयर भी ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। उसके अलावा ह्यूमिडिफाइज यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देता है एयर का, अगर वो एयर ड्राई है तो। और अगर वो एयर जो है वो क्या हो, उसका टेम्परेचर, ठीक है, या तो ज्यादा है या तो कम है, जैसे ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आपका बॉडी टेम्परेचर आपको पता है, आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने वाले होम्योथर्मिक एनिमल्स हो, तो आपका जो भी एयर है, जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर जितना ही हो, लेकिन आपका जो रिस्पिरेटरी पैसेज है इतना दूर कंडक्ट करने का क्या ही फायदा था। फायदा ये था, कोई पूछे कि मेन तो गैसेस एक्सचेंज ही करना है, कंडक्ट करने का क्या फायदा है, तो आप बोलोगे कि फॉरेन पार्टिकल से हटाने में हेल्प करता है, ह्यूमिडिफाई यानी मॉइस्चर कंटेंट जितना बॉडी का है उतना करता है। इसके अलावा उसको बॉडी के टेम्परेचर पे भी लाने का काम करता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। द एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, तो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। हम जानते हैं कि हमारा जो गैसेस एक्सचेंज है वो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ही होता है। The lungs are situated in the thoracic chamber. We know the thoracic chamber means the thoracic cavity, which is anatomically an airtight chamber, है ना। मतलब एयर टाइट चैम्बर है, आप जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसके बाहर हवा जाएगा नहीं। एयर टाइट चैम्बर आप अपने रियल लाइफ में भी देखे हो कि जितना हवा है वो टाइटली उसमें पैक है, ठीक है, तो आपको उसको एयर टाइट के कवर को खोलना पड़ेगा, तभी उसमें से एयर आया जा सकता है, राइट। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली। आप जानते हो कि अगर आप एक टेट्रापोडा एनिमल की बात कर रहे हो, तो टेट्रापोडा एनिमल का जो है ये डॉर्सल साइड होता है और ये वेंट्रल साइड होता है, राइट। तो हमारा जो थोरैसिक चैम्बर है डॉर्सल यानी कि पीठ वाले साइड पे हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, हम जानते हैं। वेंट्रल साइड पे यानी कि आगे वाली साइड पे हमारा जो है चेस्ट बोन है, स्टर्नम है। लैटरली हमारा रिब्स है, और लोअर साइड पे नीचे वाली साइड पे हमारा डोम शेप्ड डायफ्राम है। इस तरीके का शेप जो है, गुम्बद शेप को हम डोम शेप बोलते हैं। डायफ्राम जो है मसल है हमारा, ठीक है। और डायफ्राम ही है जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को मतलब तोड़ता है ना, दोनों को बाइफरकेट करता है, ठीक है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs, that is the pulmonary cavity। मतलब लंग्स का जो सरफेस है वो आपके थोरैक्स का जो लाइनिंग है उससे काफी ज्यादा अटैच है, उससे जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि हम अगर अपने थोरैक्स के कैविटी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो हमारा जो है वो पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स का कैविटी भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। तो हम अपने मसल्स से क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने थोरैक्स के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो कि लंग्स उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है थोरैक्स के लाइन से, इसलिए हमारा पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ा और घटाया जा सकता है। यानी हम इनडायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाया घटाते हैं, क्योंकि हम थोरैक्स पे हमारा कंट्रोल है, डायरेक्ट लंग्स पे किसी भी मसल के थ्रू हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, यस, क्योंकि हम जब तक अपना थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हवा जो है बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, हम इंस्पायर नहीं कर पाएंगे, सांस ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये अरेंजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है कि हम डायरेक्टली, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये लाइन जो है, ये लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। कोई पूछे कि आप अपने लंग्स के वॉल्यूम को क्या डायरेक्टली बढ़ा घटा रहे हो, बोलोगे नहीं, हम सिर्फ थोरैक्स के वॉल्यूम को बढ़ाया घटा सकते हैं। लेकिन चूंकि थोरैक्स से क्लोज कांटेक्ट में हमारा लंग्स यानी पल्मोनरी वॉल्यूम, तो इससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली थोरैक्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये सवाल आपका आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, बट yes we can indirectly alter the pulmonary volume since we can alter the thoracic volume, okay। द रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या क्या स्टेप्स होता है जिससे अल्टीमेटली रिस्पिरेशन हो पाता है, यानी कि सिंपल बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ के हम एनर्जी रिलीज करवा पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सांस लेते हैं, सांस लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं, ये आपको बचपन से पता है, आज समझ लो। दूसरा नाम भी है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मींस लंग्स और वेंटिलेशन मतलब हवा का आना या जाना, ठीक है। तो हम अपने लंग्स में हवा का आना जाना कैसे करते हैं, तो सांस लेने से ही करते हैं। सो ब्रीदिंग इज आल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय व्हिच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। आप हवा को लेते कहाँ से हो, एटमॉस्फेयर से लेते हो, ठीक है। लेकिन आप एल्वियोलाई से जो हवा छोड़ते हो किस में रिच होता है, आप जानते हो CO2 में रिच होता है, ओके। नाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यस, एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है इससे आप डिफ्यूजन करते हो ऑक्सीजन का और CO2 का, ये तो बात ठीक ही है। द
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तो सबसे पहले हम सांस लेते हैं, फिर जो है गैसेस को डिफ्यूज करते हैं अपने, ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और जब वो डिफ्यूज हो जाए तो अल्टीमेटली वो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड क्या करता है, उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। नाउ द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, जब ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर ही दिया तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज होगा कहाँ, आपके ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ब्लड से टिश्यू की तरफ जाएगा O2, और टिश्यू में चूंकि CO2 भर भर के बन चुका है तो वापस टिश्यू से ब्लड की तरफ जाएगा CO2, और अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा सेल्स, किस चीज के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, यानी कि जो भी फूड को तोड़ के आप माइक्रोमोलिक्यूल्स बनाए हो डाइजेशन के टाइम पे, जो अल्टीमेटली एसिमिलेट होके एब्जॉर्ब हो चुका है हर एक सेल के अंदर एसिमिलेशन के द्वारा, तो उससे क्या होगा, हर सेल के पास अपना अपना माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, अब ऑक्सीजन उसके पास गया और उस माइक्रोमोलिक्यूल को तोड़ा गया, जिसको हम रिस्पिरेशन कहेंगे। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन को यूज करके, और रिजल्टेंट क्या हुआ, CO2 बना। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, जो आपको लिखा हुआ है ड्रिल्ड इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 एक्चुअली में रिस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम का चैप्टर है, बट उसमें प्लांट्स का स्पेसिफिकली कोई बात नहीं किया है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द सेलुलर रिस्पिरेशन। तो अगर आप जब भी उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो दिमाग में रखना कि आप जो है ह्यूमन रिस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है वो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिस्कस हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब होता है दो चीज, ठीक है, दो स्टेज, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन बाय विच द, आपसे कोई पूछे कि आप जब इंस्पायर कर रहे हो तो कौन सा एयर को ले रहे हो, तो आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक एयर को, और एक्सपिरेशन के टाइम आप कौन से एयर को रिलीज करते हो तो आप बोलोगे एल्वियोलाइक एयर को, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर आना और लंग्स के बाहर छोड़ना, ये दोनों कैसे होता है, इट इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ, कैसे करते हैं हम, एक प्रेशर ग्रेडियंट बना देते हैं जिसके थ्रू हम ये कर पाते हैं, is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. What is gradient? Gradient का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। तो आप जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में आप प्रेशर का एक स्लोप बना रहे हो, आपको पता है कोई भी चीज अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव कर सकता है। तो जब आप सांस ले रहे होते हो तो ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में मूव कर रहा होता है, यानी कि जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा है और लंग्स में कम है, तभी वो अपने हाई प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर दैट इज लंग्स की तरफ मूव कर सकता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का उस टाइम पे जब आप इंस्पायर कर रहे हो वो एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ है, लेकिन जिस टाइम पे आप एक्सपायर कर रहे हो उस टाइम पे आप CO2 छोड़ते हो, तो उस टाइम पे आपके जो CO2 का प्रेशर है वो आपके एल्वियोलाई में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तभी वो आपके हाई टू लो प्रेशर पे मूव कर पाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर बिटवीन द लंग्स दैट इज द, ठीक है, इंस्पिरेशन यानी सांस आप कब ले सकते हो, आप तभी ले सकते हो जब आपका प्रेशर लंग्स के अंदर वाला प्रेशर यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो हाई प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर ऑफ लंग्स की तरफ गैसेस मूव कर सकते हैं। दैट इज, अब चूंकि लंग्स का प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर का ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको जीरो मान लें, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जीरो मान लें, तो कहीं ना कहीं ये चूंकि जीरो से भी कम है तो हम इसको निगेटिव प्रेशर कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ ना कुछ प्रेशर तो लंग्स के अंदर भी है, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर के कंपेयर में बात करें तो उससे कम है, उससे ज्यादा नेगेटिव है। सिमिलरली द एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है इट इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लंग्स में है तो फिर सांस छोड़ा जाएगा, हवा बाहर जाएगा लंग्स के, दैट इज द एक्सपिरेशन होगा। द डायफ्राम एंड द स्पेशल सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ठीक है। आपको पता है कोस्टल, कोस्टल मतलब होता है रिब्स, और इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल बोलता है रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। वो एक्सटर्नली प्लेस्ड हो तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और वो रिब्स के इंटरनली प्लेस्ड हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हम उनको कहते हैं। आप जानते हो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मसल्स कहीं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने से हम अपने थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इनडायरेक्टली बढ़ या घट सकता है।
तो कोई पूछे कि आखिर ये प्रेशर जो कि पहले कम था लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से सांस कोई भी ले पा रहा था, अब ऐसा क्या हुआ कि प्रेशर ज्यादा हो गया, अब जो है वही बंदा सांस छोड़ पा रहा है। तो आप बोलोगे कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे मान लो इतना बड़ा लंग्स है और इसमें ऑक्सीजन है, सेम इसी लंग्स को मैंने खींच के इतना बड़ा कर दिया और उतना ही ऑक्सीजन अभी भी है। तो यहाँ पे जो है छोटे जगह होने की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इसके वॉल्स पे, एज कम्पेयर टू इतना बड़ा वॉल है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेम ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर घट जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जब वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको सांस लेना होता है, यानी सांस लेने के लिए आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम करना होता है। अंदर का प्रेशर कम करने के लिए आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको मसल्स का जरूरत पड़ेगा जो कि खींच सके बाहर की तरफ आपके थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक चैम्बर को, जिससे वॉल्यूम बढ़ सके, प्रेशर घट सके। क्योंकि आप पढ़े भी होगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिससे अगर आप इस सबको कांस्टेंट मान लो तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मसल्स आएंगे रोल में, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में होते हैं, वो इस ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, यानी प्रेशर के ग्रेडियंट को, कि कब प्रेशर का ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ होगा, कब अंदर से बाहर की तरफ होगा। इंस्पिरेशन, सांस लेना कैसे इनिशिएट होता है, जब आप पहले से खुद से सोच लो, सांस लेने के लिए आपको अंदर में प्रेशर कम, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। अब जानते हो, इस पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप अल्टीमेटली वॉल्यूम जो है वो बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो थोरैसिक चैम्बर का। ठीक है। तो आप जानते हो कि आपका डायफ्राम जनरली इस तरीके के पोजीशन में ऐसे डोम शेप होता है, ये इसका रिलैक्स्ड स्टेट है। जैसे ही ये फ्लैट हो गया, फ्लैट होना मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब जैसे ही आप मान लो कि ये आपका, ठीक है, ये आपका थोरैसिक कैविटी था, जैसे मान लो कि ये आपका थोरैसिक कैविटी था, ठीक है। तो अगर ये आपका थोरैसिक कैविटी था और ये आपका डायफ्राम था रिलैक्स्ड स्टेट में, जैसे ही ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अभी जितना वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम अब यहाँ पे है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई टू लो अपने आप गैसेस मूव करने लगेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन शुरू कौन करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है नीट में। शुरू कौन करता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन शुरू होता है, इंटरकोस्टल मसल से नहीं होता। जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। कौन से एक्सिस में, आपको पता है कि आपके बॉडी में दो एक्सिस है, एक हेड टू लेग वाला एक्सिस जिसको हम एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस बोलते हैं, एंटेरियर पार्ट हेड है, पोस्टेरियर पार्ट लेग्स है। दूसरा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है, जिसमें आपका डॉर्सल पार्ट आपका जो है वो पीठ वाला साइड है और वेंट्रल पार्ट जो है वो आपका स्टर्नम वाला साइड है। तो आपका जो है डायफ्राम चूंकि इसी एक्सिस में है, आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में नहीं है, तो आपका जो थोरैसिक चैम्बर है वो डायफ्राम के कारण बढ़ेगा एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में। ठीक है। अब हम आते हैं इंटरकोस्टल के बारे में। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, ये लिप्स रिब्स को क्या करता है, लिफ्ट अप करता है, यानी उठा देता है। उठाने की वजह से फिर से क्या हो जाएगा, ये आपका रिब्स को और स्टर्नम दोनों को उठा देता है। ठीक है। और इससे क्या होगा, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। ठीक है। dorsoventral axis मतलब आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है और आपका जो स्टर्नम है उस वाले एक्सिस में कौन आपका वॉल्यूम बढ़ाता है, थोरैसिक कैविटी कौन बढ़ाता है, तो आप बोलोगे आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक, ओवरऑल इंक्रीज मतलब क्या कि यहाँ पे आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी इंक्रीज हुआ है और एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में भी इंक्रीज हुआ है। तो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम काउजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। आप जानते हो कि थोरैसिक वॉल्यूम में अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो आपका लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा या घटेगा। सो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम दैट इज इन द बोथ द एक्सिस कैन अल्टीमेटली cause the similar increase, not same but similar increase in the pulmonary volume since the lungs is quite close to the thoracic wall. An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure
ठीक है। जैसे ही आप पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो चूंकि वॉल्यूम बढ़ता है, मैंने बताया अभी पीछे, तो प्रेशर घट जाएगा। तो इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द पल्मोनरी प्रेशर, विच प्रेशर, द इंट्रा पल्मोनरी, दैट इज लंग्स के अंदर का प्रेशर, टू लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अल्टीमेटली हमें उसको घटाना किससे कम है, तो हमको एटमॉस्फेयर से ही तो कम करना है, ताकि एटमॉस्फेयर से गैस मूव कर सके लंग्स के अंदर, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to lesser than the atmospheric pressure। अब चूंकि प्रेशर घट चुका है, प्रेशर का ग्रेडियंट बन चुका है एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, जिससे क्या होगा, which ultimately forces the air from the outside to move into the lungs। बाहर से लंग्स के अंदर की तरफ जो है एयर मूव करे, जो यहाँ पे दिख भी रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। दैट इज इंस्पिरेशन, मतलब आपने सांस लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ चुका है। थोरैक्स के वॉल्यूम के बढ़ने से आप समझ जाओ अल्टीमेटली कि आपके लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ चुका है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। और क्या क्या रेज हुआ है, तो आपका जो है दो बोन रेज कर गया है, रिब्स और स्टर्नम। आपको पता है रिब्स और स्टर्नम कौन रेज करवाया, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और डायफ्राम जो है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने बताया था रिलैक्स स्टेट में डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लैट हो रहा है, आप इसका एरो देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रिब केज दिखा रहा है, ठीक है। द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम क्या हो जाएगा, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्लैट होने के लिए, तो फ्लैट मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टेड, और अगर रिलैक्स हो रहा है मतलब ये क्या है, ये डोम शेप है। तो ये अब क्या रहा है, इंस्पिरेशन तो समझा दिया इसने। अब क्या रहा है कि ये डायफ्राम अब रिलैक्स कर रहा है वापस से डोम शेप बनने के लिए। सो द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल, वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वापस से रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम वापस से रिटर्न कर जाता है अपने पोजीशन पे, डोम शेप पोजीशन पे। और चूंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में स्टर्नम और रिब्स अपने वापस से नॉर्मल पोजीशन में चले आएंगे, और अल्टीमेटली जो थोरैक्स का वॉल्यूम जो बढ़ा था वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, एंड रिड्यूस द thoracic volume and thereby the pulmonary volume। चूंकि वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अब सांस जो है, हवा जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है हवा का अब एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो चुका है लंग्स के अंदर। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मैंने बताया अभी तुरंत, इंट्रापल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर जो अल्टीमेटली इससे बढ़ गया है, कितना से, स्लाइटली, थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। ये किससे ज्यादा हो चुका है, एटमॉस्फेयर से, to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, that is expiration। हवा जो है अब बाहर जो है एक्सपेल यानी कि फोर्सफुली ठेला जा रहा है, जिसको हम कहेंगे एक्सपायर किया जा रहा है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। हमने अभी तक बस दो मसल्स के बारे में सुना, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में, लेकिन ये तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, जो इनवॉलेंटरली लेते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप वॉलेंटरली अपने रिस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ यानी कि जोर से सांस लेना, ज्यादा हवा को लेना, या फिर ज्यादा हवा को छोड़ना, जो कि आप जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेस कपालभाति वगैरह के टाइम पे करते होगे, तो जो आप स्ट्रेंथ जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो बढ़ाते या घटाते हो, वो आपका उसमें एक्स्ट्रा मसल्स भी यूज होते हैं एब्डोमेन के, ठीक है। लंग्स है थोरैक्स में, लेकिन एब्डोमेन के मसल्स, आप कपालभाति में अपने एब्डोमेन के मसल्स को ही अंदर बाहर करते हो, वो मसल्स आपके अल्टीमेटली जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम नॉर्मल बात करें, तो एक हेल्दी ह्यूमन जो है कितना बार ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। आपको याद होगा हेमोग्लोबिन भी 100 मिलीलीटर में 12 टू 16 ग्राम ही होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है, एक हेल्दी मेल में, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर, है ना। स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके कितना जो है वॉल्यूम वो आपके सांस लेने में, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट, कितना वॉल्यूम आप एयर का सांस लेने में ले रहे हो या छोड़ रहे हो, ठीक है। आपको आगे पढ़ना भी है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही वॉल्यूम है जो कि आप नॉर्मली सांस लेते टाइम ले रहे हो, या फिर एडिशनली जब फोर्सफुली सांस ले रहे हो तब ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि इन्वॉल्व है किस चीज में, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हम लोग ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। और इससे हमको फायदा क्या है, तो इससे हमको हेल्प मिलता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन में। अगर हमें चेक करना है कि किसी का लंग्स खराब तो नहीं हो गया है, किसी भी कारणवश अगर चोट लग गया हो, पंचर हो गया हो, मतलब
अल्टीमेटली लंग्स ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम स्पायरोमीटर से जो वॉल्यूम ऑफ एयर वो ले रहा है या छोड़ रहा है, उसको हम जो है मेजर करते हैं। अगर वो नॉर्मल से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो वो ह्यूमन सांस तो 12 से 16 टाइम्स ही ले रहा है, पर जो वॉल्यूम है वो कम या ज्यादा आ रहा है, तो हम इससे ये डायग्नोज कर सकते हैं क्लिनिकली कि हाँ, पल्मोनरी फंक्शन जो है वो नॉर्मल से अलग है। ठीक है, तो ये इसका जो है फिगर था, हमने सेकंड फिगर डिस्कस नहीं किया। सेकंड फिगर में क्या है, एक्सपिरेशन बी है, एक्सपिरेशन को शो कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो एक्सपिरेशन में हवा जो है वो बाहर जाती है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। इस केस में क्या होता है, चूंकि हवा बाहर जा रहा है, यानी कि प्रेशर जो है अंदर में ज्यादा है, बाहर में कम है, सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स हैज बीन डिक्रीज्ड। और ऐसा क्यों हुआ है कि वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि रिब्स और जो स्टर्नम है, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, दोनों जो बोन्स है, रिब्स और स्टर्नम, दोनों अपने पोजीशन पे रिटर्न हो चुके हैं। कोई पूछे कौन से मसल ने ये करवाया है रिब्स और स्टर्नम को, तो आप बोलोगे कि इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने। और डायफ्राम जो है वो वापस से रिलैक्स होके, ठीक है, रिलैक्स होके अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस से आर्क बना चुका है। आर्क, आर्क मीन्स, ठीक है, इस तरीके का डोम शेप स्ट्रक्चर बना चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग अपना रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम अपने इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट पार्ट में हम डिसऑर्डर और रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन डिस्कस करेंगे। फिर हम अपने जो अल्टीमेट पार्ट होगा उसमें हम अपना एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा रिस्पिरेशन का। ठीक है।